एपिसोड 22। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कहानी के अगले भाग को। कहानी अब आगे। सिंघानिया हाउस। शालू को इस तरह से एकदम कोने पर खड़े हो जाले को साफ करते देख क्षणिक एकदम से दौड़ उसके पास जा उसे झट से अपने गोद में पकड़ नीचे उतार खड़ा लड़ देता है। इस तरह अचानक ऐसे शालू क्षणिक के गोद में खुद को देख बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। पर जैसे ही उसने उसे नीचे खड़ा किया वो क्षणिक को घूर के देखते हुए अभी कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी क्षणिक एकदम से गुस्से में उसे डांटते हुए बोल पड़ा। मिस शालू, आप क्या हर वक्त गिरने के लोए ही बनी हुई है? मतलब हद है आप भी। आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पर चने से इंसान गिर सकता है? हर वक्त में ही आपको आकर बचाता रहता हूँ। आप क्या खुद का कोई ख्याल नहीं रख सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आपके घर वाले आपको कैसे झेलते होंगे। मतलब हर वक्त कभी यहाँ तो कभी वहाँ गिरती पड़ती ही रहती है। वैसे तो शालू अभी तक क्षणिक की सारी खरी खोटी चुपचाप बस सुन रही थी, पर जैसे ही क्षणिक गुस्से में उसके फैमिली को ले उसे सुनाया शालू से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो पहले से ही वो अपने परिवार के धोखे की वजह से टूटी हुई थी और अब धीरे धीरे उसे क्षणिक का किसी और लड़की के साथ देखा जाना भी अच्छा नहीं लगने लगा था। इन सब बातों की वजह से उसे भी गुस्सा आ गया और वो एकदम से मकड़ी साफ करने वाले जाले को साइड में रखते हुए गुस्से क्षणिक को उंगली दिखा बोल पड़ी। एक मिनट मिस्टर सिंघानिया, आप खुद को समझते क्या है? नहीं नहीं, आज मुझे बता ही दीजिए आप। एक तो हर वक्त बिना मतलब के मुझे सुनाते रहते हैं और जब आपको मुझे कोई तरीका नहीं मिलता है डांटने का तो ये गिरने का बहाना ले सुनाने लग जाते हैं। आखिर में आपकी प्रॉब्लम है क्या, बताइए मुझे। अगर मैं गिर भी रही होती हूँ तो उससे आपको क्या मिस्टर सिंघानिया? हाँ, माना क्या मुझे आकर हर बार बचा लेते हैं तो ये आपकी परेशानी हुई ना। मैंने तो कभी भी आपको नहीं बुलाया है कि आप आकर मुझे बचा लोया कीजिए। आप जाइए, जाकर अपनी दोस्त रीता जी की फिक्र कीजिए। उन्हें आपसे फिक्र करवाना शायद पसंद भी होंगी, पर मुझे ऐसी कोई भी शौक नहीं है। और अगर आगे से मुझे चोट लगे या फिर मैं मर ही क्यों ना जाऊं, प्लीज आप मुझे बचाने मत आइएगा। अगर बचाने के बाद इतना बुरा बोल ही देते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर है कि मैं उस चोट को ही सह लूं। आपने मुझे अभी अभी बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शालू अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए गुस्से में क्षणिक को धन्यवाद बोल किचन से निकल चली गई और क्षणिक बस उसकी बातें सुनता रह गया और उसे जाते हुए ही देखता रह गया। शालू के किचन से चले जाने के बाद तारा किचन में शालू को ढूंढते हुए जैसे ही आती है सामने क्षणिक को इस तरह खड़ा देख वो थोड़ा हैरान हो जाती है और अपने कमर पर हाथ रखते हुए खुद में बोलती है, अरे आज भाई को क्या हो गया? आज से पहले तो भाई किचन में कभी नहीं आते थे, पर आज वो भी इस वक्त वो किचन में खड़े हैं। पर वो यहाँ और कर क्या रहे हैं? यहाँ पर तो भाभी भी नहीं है, जाकर पूछती हूँ। ये सोच तारा झट से क्षणिक के सामने जा उसे एक दो बार पुकारते हुए आवाज देती है, पर क्षणिक अभी भी जस का तस ही खड़ा था बिना तारा के सवाल का कोई जवाब दिए। ये देख तारा उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए वापस से बोल पड़ी, अरे क्षणिक भाई, आपको हो क्या गया है? आप इस तरह किचन में खड़े खड़े सो क्यों रहे हैं? जैसे ही तारा चुटकी बजाती है उसकी आवाज सुनते ही क्षणिक एकदम से संस में वापस आ जाता है और अपने सामने तारा को इस तरह खड़ा देख हर बड़ा कर फ्रिज से पानी की बोतल लेते हुए बोलने लगता है, वो मिट्ठू, मैं पानी लेने आया था बाहर, शायद टेबल पर पानी खत्म हो गई थी ना, इसीलिए। वो सब तो ठीक है भाई, पर मुझे एक बात समझ में अभी भी नहीं आ रही है। आप वैसे तो आज से पहले पानी लेने भी किचन में नहीं आया करते थे। चलो वो छोड़िए, माना कि आप पानी लेने आए थे, पर आप यहाँ पर खड़े खड़े के सोच में डूब गए थे जो मेरे इतने आवाज देने के बाद भी आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। क्या बात है भाई? कहीं आप अब दिन में भी शालू भाभी के सपने तो नहीं देखने लग गए? तारा वापस से अपने मजाकिया मोड में आ गई और क्षणिक की टांग खींचने लगी। जैसे ही क्षणिक ये बात सुनता है वो झट से तारा को घूरते हुए बोल पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मिट्ठू तू बेकार की बातें मेरे साथ मत कर। मैं बस कुछ काम की बात सोच रहा था। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल क्षणिक जल्दी से किचन से निकल चला जाता है। उसके जाने के बाद तारा खुद में थोड़ा हंसते हुए बोल पड़ी, हाँ भाई, आप भला शालू भाभी के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये तो पाप हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो पड़ोसी की पत्नी है, आपकी थोड़ी ना हद है, मतलब भाई भी। तारा क्षणिक को जैसे ही ये बोलती है कि वो शालू भाभी के बारे में भला क्यों ही सोचेंगे, वो उनकी पत्नी थोड़ी ना है, तो ये सुन क्षणिक को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो तारा को थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, मिट्ठू फालतू की बात मत किया कर मेरे साथ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। मुझे रिजॉर्ट जाने के लिए देरी हो रही है तो मैं निकल रहा हूँ। इतना बोल क्षणिक वहां से चला जाता है, पर उसके इस तरह बिहेव करने से तारा थोड़ा हैरान रह जाती है और खुद में बोलती है, ये क्षणिक भाई को आज क्या हो गया है? वो अपनी मिट्ठू से इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? वैसे तो वो हर बार मुझे मम्मी या फिर दादी की डांट से बचाते रहते हैं, तो फिर आज वो खुद ही, मुझे लगता है जरूर भाई कुछ परेशान है तभी तो वो ऐसे बिहेव किए। मैं शालू भाभी से जाकर बात करती हूँ।
रीता का कमरा। रीता अपने कमरे में बेड पर आराम से लेटकर आराम फरमा ही रही थी कि तभी कमरे में लक्ष्मी जी अपने व्हीलचेयर पर आते हुए बोली, रीता तुम यहाँ पर आराम फरमाने नहीं आए हो बल्कि मेरी हेल्प करने के लिए लाई गई हो। जैसे ही रीता लक्ष्मी जी की आवाज सुनती है वो झट से अपनी आंखें खोल उठकर बैठते हुए बरबराते हुए बोलने लगती है, लक्ष्मी आंटी आप यहाँ पर। वो आंटी मैं आराम नबी फरमा रही थी बस थोड़ा। अभी रीता इतना बोली ही थी कि तभी लक्ष्मी जी अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप करा खुद कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है कि तुम यहाँ पर आराम फरमा रही थी या फिर कुछ और कर रही थी, और मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो दरअसल मुझे अपने बेटे के लिए खाना लेकर रिजॉर्ट जाना है तो तुम मुझे रिजॉर्ट लेकर चलो। जैसे ही ये बात रीता सुनती है वो 1 मिनट के लिए बिल्कुल सन रह जाती है और मन ही मन खुश होते हुए बोल पड़ती है, वाह क्या बात है, ये लक्ष्मी आंटी तो आगे से मेरी हेल्प करे जा रही है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि कैसे क्षणिक के आसपास जाओ और ये आ गई मुझे मौका देने। चल रीता तेरे लिए तो बढ़िया ही है, इसी बहाने उस क्षणिक के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा तुझे, उसके करीब जितना रहूंगी उसमें मेरा ही फायदा है। रीता क्या तुम बैठे बैठे ही सो गई? मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं ले चलूंगी ना आपको रिजॉर्ट, आप बात चलिए मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। ठीक है मैं तुम्हारा बाहर हॉल में वेट करती हूँ। जी आंटी, मैं अभी आई। लक्ष्मी जी के कमरे से निकलते ही रीता झट से दरवाजा लगा खुशी से खुद में ही उछलने लगती है और खुद से ही बोलती है, फाइनली अब मुझे फिर से कोई उम्मीद मिलती नजर आ रही है। बस ये आंटी इसी तरह मुझे क्षणिक के पास भेजते रहे फिर मैं सारा काम जल्दी ही निपटा लूंगी, वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द क्षणिक के साथ शादी कर इस घर की बहुरानी बनना है। ये बोल रीता कपड़े चेंज करने चली जाती है। रिजॉर्ट। क्षणिक अपने केबिन में बैठे फाइल चेक कर रहा था, पर आज उसका काम करने में जरा भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार शालू के बारे में ही सोचे जा रहा था। जिस तरह से आज शालू उससे बात की उसे याद कर उसे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा, इसीलिए वो एकदम से फाइल को बंद कर खुद कुर्सी के पीछे लग बैठते हुए खुद में ही बोला, मिस शालू मुझसे ऐसे बात क्यों की? अरे मैं तो बस उनके अच्छे लिए ही उन्हें समझा रहा था, पर वो मुझसे ऐसे बात कर कैसे सकती है? वैसे मुझे उनके बिहेव से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ क्षणिक तुम्हें उस मिस शालू के रहने या फिर ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी तू अच्छी तरह से जानता है कि लड़कियां की असलियत होती क्या है। वो जैसा दिखती है, खुद को जो प्रिटेंड करती है वो होती नहीं है। जब तक लड़के के पास पैसे होते हैं लड़कियां तभी तक उनके पास टिकती है। एक बार पैसे गए तो लड़कियां भी समझो गई, भले ही मिस शालू उस तरह की लड़की नहीं है पर है तो लड़की ही ना, इसीलिए उस पर भरोसा या फिर उसके आसपास रहने से खुद पर फर्क नहीं पड़ने दे, वरना बाद में तुझे ही तकलीफ होगी। वैसे भी जिंदगी ने एक बार तकलीफ देकर लड़कियों की असलियत अच्छे से तुझे समझा दी है बस, और अब नहीं। क्षणिक ये सारी बात खुद को बोल एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही रहता है कि तभी केबिन में बाहर कोई उसके दरवाजे को हल्के से नोक करता है। वो आवाज सुन क्षणिक अपनी आंखें बंद किए ही कहता है, आ जाओ अंदर जो कोई भी हो। उसके ऐसा कहने पर वो दरवाजा खोल अपने शांत कदमों से केबिन के अंदर आ खड़ी हो जाती है, पर उसके पैर में पहने पायल की आवाज सुन क्षणिक को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है, ये ऑफिस में कौन पायल पहन कर आने लगी? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही क्षणिक के कानों में पायल की आवाज गई तो झट से अपनी आंखें खोल सामने देखने लगता है और सामने शालू को खड़े देख एक पल को तो वो बस उसमें मानो खोसा जाता है। वो मन ही मन खुद से कहता है, कितनी खूबसूरत लग रही है मिस शालू आज, इनके ये दूध जैसे उजले चेहरे उस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे खिले खिले होंठ। अभी क्षणिक के मन में ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी शालू बड़े ही धीमे आवाज में बोली, मिस्टर सिंघानिया आओ के लिए खाना लाए हूँ। उसकी आवाज सुनते ही अभी कुछ देर पहले तक जो क्षणिक अपने आप को ये समझा रहा था कि वो शालू के बारे में ना सोचे और उससे दूर ही रहे, उसकी सारी थ्योरी धरी की धरी रह गई और वो झट से कुर्सी पर से उठ खड़ा हो बोल पड़ा, मिस शालू पर आप क्यों खाना लाए मेरे लिए? वैसे भी मैं यहीं से कुछ मंगवा कर खा लेता। वो मिस्टर सिंघानिया दरअसल आपके लिए खाना माँ और रीता लेकर आने वाली थी, पर एन मौके पर दादी माँ ने ये खाना का डब्बा मेरे हाथों में देते हुए बोली कि मैं आपको ये दे आऊं, क्योंकि इस वक्त माँ को आराम की जरूरत है और ऐसे में अगर वो ट्रैवल करेगी तो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, बीज इसीलिए मैं ही ले आए। अगर आपको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मैं इसे यही टेबल और रख देती हूँ, आप अपने इस होटल के किसी स्टाफ को दे दीजिएगा, शायद उनके काम आ जाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। शालू इतना बोल वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है, जो देख क्षणिक से रहा नहीं जाता है और वो बिना कुछ सोचे झट से बोल पड़ता है, रुक जाइए मिस शालू।
अचानक से ये सुन शालू पीछे पलट क्षणिक के चेहरे को थोड़ा हैरानी भरे निगाहों से देखने लगती है। तभी क्षणिक अपने बातों को संभालते हुए बोल पड़ा। मेरा मतलब है कि आप ऐसे कैसे जाने लगी? अब जबकि आपने खाना लाया है तो इसे प्लेट में भी निकाल कर दे दीजिए। अब इसके लिए मैं किसी को बुला, ये सही नहीं लगता है। ये सुनकर शालू झट से थोड़ा खुश होते हर बोल पड़ी, तो इसका मतलब कि आप ये खाना खाएंगे? उद्धरण चिन्ह। शालू के चेहरे की खुशी देखकर क्षणिक के होठों पर भी बिना उसकी मर्जी के एक छोटा ही सही पर स्माइल आ जाती है, और वो हल्के मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ खाऊंगा, क्यों, आप क्या चाहती है कि मैं ना खाऊं? नहीं नहीं मिस्टर क्षणिक, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं अभी खाना प्लेट में लगा देती हूँ। इतना बोल शालू जल्दी से क्षणिक की कुर्सी के पास जाकर खड़ी हो गई और टेबल पर प्लेट रख उसमें टिफिन से खाना निकालने लगी। जब सारा खाना प्लेट में लगाया हो गया तो वो झट से क्षणिक में तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, अब आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए और लीजिए, मैंने प्लेट लगा दिया। शालू के कहने पर क्षणिक बोला, हाँ लेकिन मैं यहाँ पर नहीं खाऊंगा, मैं सोफे पर जाकर खाता हूँ। इतना बोल क्षणिक शालू के सामने से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसका पैर गलती से मुड़ गया और वो शालू को ले सीधे जमीन पर जा गिरा। शालू नीचे और उसके उप क्षणिक। शालू जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है, कॉम घबराहट के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों से क्षणिक के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। क्षणिक भी अपना हाथ शालू के सर के पीछे रख देता है जिससे कि उसके सर में चोट न लग जाए, पर इस वजह से क्षणिक के हाथों में कुछ चुभ जाता है और उसे चोट लग जाती है। लेकिन क्षणिक शालू में इतना खो गया था कि इसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके हाथों में चोट लग गई है। वो बस बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक शालू के चेहरे को निहारे जा रहा था। तभी क्षणिक के दिल में फिर से वही फीलिंग्स आने लगे। वो शालू के होठों को चूमने उसके करीब बढ़ने लगा, पर अभी वो उसके होठों को चूमता उससे पहले ही शालू अपनी आंखें खोल लेती है। शालू क्षणिक को अपने इतने करीब देख थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी क्षणिक अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मिस शालू, आप ठीक है? शायद मेरा पैर मुड़ गया था, इसी वजह से गिर गया। कोई बात नहीं मिस्टर सिंघानिया, हाँ मैं ठीक हूँ। शालू के कहने पर क्षणिक उसके ऊपर से उठ खड़ा हो गया और अपना हाथ शालू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मिस शालू, आप मेरा हाथ पकड़ सकती है। लेकिन शालू जैसे ही क्षणिक का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तभी उसकी नजर क्षणिक के हाथों से बह रहे खून पर चली जाती है। जैसे ही शालू क्षणिक के हाथों में चोट को देखती है वो एकदम से हड़बड़ाकर खुद खड़े होते जुए क्षणिक का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ बोल पड़ती है, मिस्टर सिंघानिया, आपके हाथों में तो चोट लगी हुई है, देखिए इससे कितना खून भी निकल रहा है। आप भी ना, मतलब इतना ज्यादा चोट लगी है आपको और आपको एहसास तक नहीं है। सिंघानिया हाउस। रीता गुस्से में अपने कमरे में बेड पर से तकिया को उठा उठा जमीन पर फेंके जा रही थी और खुदे बरबराए जा रही थी, ये बुढ़िया की तो, इतनी मुश्किल से मुझे क्षणिक के पास जाने का मौका मिला था, पर नहीं, इस बुढ़िया को तो मेरे मंसूबे को बर्बाद करने में बहुत मजा आता है ना। रीता, तुम नहीं जाओगी खाना लेकर? हमारे लड्डू के लिए खाना के लिए उसकी पत्नी जाएगी। जी तो करता है उस बुढ़िया को अभी ही मार डालूं, पर ऐसा कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। रीता अभी ये सारी बातें बोल अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर तारा खटखटाते हुए बोली, रीता, तुम्हें मम्मी अपने कमरे में बुला रही है, तुम सुन रही हो? उसकी बात सुनते ही रीता को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो खुद में बोली, लो आ गई फरमाइश लक्ष्मी देवी की। उस औरत ने तो मुझे सचमुच की नौकरानी ही बनाकर रख दिया है, बस हर वक्त उसकी सेवा में लगी रहो वरना देवी माता नाराज हो जाएगी। ओह गॉड, ये औरत भी ना मुझे कुछ वक्त अकेले नहीं रहने देती है। तभी वापस से तारा बाहर से आवाज देते हुए बोलती है, रीता, क्या तुम सो गई हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं तारा, तुम जाओ, मैं जाती हूँ आंटी के पास, वो मैं थोड़ा ड्रेस चेंज कर रही थी इसीलिए कमरे लगा दी हूँ। अच्छा ठीक है, और जल्दी आ जाना। तारा इतना बोल वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रीता अपने सर को दोनों हाथों से गुस्से में पकड़ते हुए बेड पर बैठे गहरी सांस लेकर बोलती है, रीता शांत हो जा, अगर तुझे इसी तरह से गुस्सा आते रहेगा तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगी और तुझे पता है कि इस वक्त तुझे पैसों की कितनी जरूरत है। और अगर तेरे गुस्से की वजह से ये लोग तुझे इस घर से निकाल बाहर कर दिए तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, शांत हो जा रीता। रिजॉर्ट। शालू को इतना घबराए देख क्षणिक उससे बोलता है, मिस शालू रिलैक्स, ये बस मामूली सी चोट है, आपको इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस पर कोई क्रीम लगा दूंगा तो ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, आपके हाथ से इतना खून बहे जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि बस एक मामूली सी चोट है। आप चुप रहिए, आपको कुछ समझ नहीं आता है, वैसे यहाँ पर दवाई का डब्बा है क्या? उद्धरण चिन्ह। शालू क्षणिक को इस तरह से डांट रही थी जैसे कि वो उसकी सच में पत्नी हो।
और अजीब बात तो ये थी कि क्षणिक को उसके डांटने पर उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसका इस तरह से डांटना उसे एक अजीब सा ही सुकून दे रहा था। तभी वापस से शालू बोल पड़ी, मिस्टर सिंघानिया बोलिए, यहाँ पर कोई दवाई का डब्बा है? उद्धरण चिन्ह। नहीं मिस शालू, लेकिन मैं किसी स्टाफ से बोलकर मंगवा लूंगा, आप रहने दीजिए। वैसे भी इतनी भी ज्यादा चोट नहीं है जितना आप परेशान हो रही है। बस चुप कीजिए आप। आपका की डॉक्टर है क्या जो आपको पता होगी कि चोट बड़ी है कर फिर छोटी? अब चलिए मेरे साथ। इतना बोल शालू क्षणिक का हाथ पकड़े ही उसे बाथरूम की तरफ लेकर जाने लगती है। तभी क्षणिक पूछता है, मिस शालू आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? उद्धरण चिन्ह। बस आप चलिए, और आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं है ना कि मैं आपको किडनैप कर लूंगी। इतना बोल शालू बाथरूम का दरवाजा खोल उसके अंदर क्षणिक को लेकर चली जाती है और क्षणिक को सामने खड़ा करते हुए खुद टूथपेस्ट लेते हुए बोलती है, ये टूथपेस्ट मैं आपके जख्म पर लगा दूंगी तो इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा, इसके ठंडेपन से आपका दर्द भी कम हो जाएगा। मिस शालू इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बाहर से कोई मेडिसिन मंगवा लूंगा। हाँ तो मैंने कब आपको दवाई मंगवाने से मना किया है मिस्टर सिंघानिया? मैं तो फिलहाल के लिए ये टूथपेस्ट लगा रही हूँ। अब आप कोई सवाल नहीं करेंगे, चुप होकर बस खड़े रहिए। इतना बोल शालू अपने हाथों से टूथपेस्ट लगाने लगती है। क्षणिक भी बस मुस्कुरा कर शालू को देखे जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि शालू के खुले बाल बार बार उसके गालों को आगे आकर छुए चली जा रही है, जिस वजह से उसे परेशानी हो रही है। इसीलिए वो अपने दूसरे हाथों से शालू के गाल पर से उसके बालों के लटों को हटाने लगता है। पर जैसे ही शालू के गाल पर क्षणिक के हाथ ला स्पर्श हो रहा है, वो एकदम से अपनी नजरें ऊपर उठा क्षणिक को देखने लगती है। फिर दोनों की नजरें एक दूसरे में जैसे खोसी जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे। लेकिन तभी क्षणिक कहता है, वो दरअसल आपके बाल बार बार आगे आ रहे थे, इसीलिए मैंने पीछे कर दिया। धन्यवाद। शालू बस इतना बोल टूथपेस्ट लगा क्षणिक का हाथ छोड़ थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है और कहती है, लीजिए फिलहाल के लिए तो मैंने आपके जख्म पर ही पेस्ट लगा दी है, पर आप जल्दी ही किसी से दवाई मंगवा लीजिएगा। अच्छा अब बाहर चलिए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे।